ताकि चलिए चलिए, वेरी गुड। हेलो अनित, हेलो आदर्श, चलिए आप भी दिखिए। समर्थ, ऑन कीजिए वीडियो। कोई बात नहीं बच्चों, हंसी आ रही है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। इसको ऑकवर्ड स्माइल कहते हैं। जब आपको हंसना नहीं मतलब मन होता, फिर भी आपको हंसी आ रही होती है, और आप मतलब जैसे होता है ना कि कोई बहुत ही बड़ा आदमी है, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, और हमें उससे बहुत ही अच्छे से बात करनी है, बहुत ही तमीज से, बहुत ही एक अपना इंप्रेशन देना है, और हमें उसके सामने हंसी आने लग जाती है, और हमें लगता है हे भगवान, मतलब काम ही खराब कर दिया। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या कोई बच्चा बता सकता है? मान लीजिए आपको आपके पापा जा रहे हो, और सामने कोई ब्रिगेडियर या कर्नल, क्योंकि सब आप सैनिक स्कूल में जाने वाले, वो मिल जाए, और अब वो आप बोले बेटा अंकल को अपना नाम बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ, और आपको हंसी आने लग जाए, तो सोचिए कितना अजीब हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए बताइए? ऐसे में आपको उनसे मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, हेलो अंकल, क्योंकि आप हंसी तो नहीं रोक सकते, एकदम सीरियस बन के तो बात कर नहीं सकते है ना। तो आप मुस्कुराते हुए उनसे, हेलो अंकल मेरा नाम ये है, तो आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, और मुस्कुराएंगे तो अजीब भी नहीं लगेंगे, है ना। आप ये मत सोचिए मैं सीरियस रहूंगा, फिर आप सीरियस वाला चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली में आपको हंसी आ रही होती है, एंड व्हाट यू डू, यू मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। तो वो हमें नहीं करना। चलिए सब बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। वेलकम विनायक चौधरी, कैसे हैं आप? आज सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? हाउ आर यू फीलिंग? आज से ऐसी होगी हमारी इंग्लिश क्लास। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पूरा 2022 का सैनिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और पता है बच्चों, इतना इजी पेपर आता है ना कि आपको एक्चुअली इंग्लिश के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स के लिए, जीके के लिए, रीजनिंग के लिए तो आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और वो डिफिकल्ट भी हो जाता है, ठीक है। बट इंग्लिश के लिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, तो आपके, आई एम श्योर, 50 में से आप बच्चों 45 प्लस तो कहीं नहीं गया, ठीक है। आपको कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, ठीक है। मैं 45 प्लस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे की 50 भी आ जाए, 50 ऑन 50 क्यों नहीं हो सकता, जिसने इंग्लिश में बात करता है, जिसको प्रैक्टिस है इंग्लिश की ज्यादा, ठीक है। हेलो क्रिस्टी, वीडियो ऑन कीजिए। पर 45 प्लस मेरा हर बच्चा ला सकता है, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। विनायक, कम ऑन, आप और आपके भाई बहन हम सबको देखना पसंद करेंगे। चलिए आइए, अनित कुमार अपना खूबसूरत सा चेहरा बच्चों को और हमें दिखाइए। चलिए आज हम पढ़ेंगे, किस जिसको हंसी आ रही है हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हंसते हंसते पढ़ेंगे, ठीक है। और हंसते हंसते ही पढ़ना चाहिए बच्चों। जैसा कि मैं कह रही थी बच्चों, बहुत सिंपल इंग्लिश आती है, ठीक है। तो क्योंकि न्यू ईयर का एकदम फेस्टिवल वाला टाइम सा भी फील हो रहा है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे आज, विच इज 30th, 31st और फर्स्ट को, ठीक है। हम एक तो 5-6 ईयर के जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, उससे क्या होगा, हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा सिलेबस का। दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम टॉपिक्स का जल्दी जल्दी रिवीजन कर देंगे, जैसे कि आपका टेंस बचा है, वर्ब बचा है, क्वेश्चन टैग बचा है। आपको पता है आपका बहुत जल्दी सिलेबस खत्म होने वाला है, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस रखना है, और रोज क्लासेस कीजिए बच्चों। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते हैं। विनायक चौधरी, संजू राणा, चलिए चलिए फटाफट वीडियो ऑन कीजिए अपना, ठीक है। समर्थ, इतनी शर्म आ रही है आपको? चलिए, तो देखिए, हेलो, देखिए सृजन की सिस्टर भी हेलो कहने आई है। सब बच्चे टाटा करेंगे, हेलो कहेंगे, हेलो, है ना। बॉनहॉमी बनाना आपस में, सोशल ऑकवर्डनेस ना होना, सोशली एकदम अच्छा सा पर्सनालिटी होना, ये भी तो कितना जरूरी है सैनिक स्कूल के लिए। देखिए विनायक चौधरी कितने हैंडसम लग रहे हैं, अभी वीडियो ऑन किया है अपना। चलिए, तो हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करें। परीक्षित, समर्थ, फटाफट वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी बच्चों, कल आपकी क्लास होगी 8 o'clock,
ठीक है, सुबह 8 बजे। ठीक है, आपकी जीके वाले सर जो है ना, उनकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो रखी है, इसलिए आपकी जो क्लासेस है वो इंटरैक्टिव नहीं हो पा रही। ठीक है, वो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग जो भेज देते हैं वो हमें चलानी पड़ती है, पर ये सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 तारीख से आपकी फिर से इंटरैक्टिव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आप रिकॉर्डिंग्स देखिए। कल इंग्लिश की आपकी 3 घंटे की क्लास होगी, मैथ्स की भी 2-3 घंटे की क्लास तो होगी। ठीक है, तो क्योंकि कल 31st है और कल शाम को और कल रात को क्या है बताइए, न्यू ईयर है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम आपको कल 3-4 बजे फ्री कर देंगे। ठीक है, कल सुबह 8 बजे से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और फिर आप अपना शाम मूवीज के साथ या अपने टीवी के साथ, डोरेमोन के साथ, कितरेत्सु के साथ, कितरेत्सु तो अभी आता नहीं होगा, टोंगारी, वो जो भी निंजा हथौड़ी, जो भी आपको देखना है वो सब देख सकते हैं। ठीक है, और इंजॉय कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ अच्छा अच्छा खाना खा सकते हैं, खेलने जा सकते हैं, दोस्त से मिल सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, सेम फर्स्ट को भी हम सुबह अपनी क्लासेस कंडक्ट करेंगे एंड इवनिंग फ्री रखेंगे। ठीक है, फिर 2 से कितनी लंबी क्लासेस होगी, क्या होगा, या फिर फॉर दैट मैटर हो सकता है परसों से आपकी जीके की क्लास भी हो, कल नहीं है बस, तो वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, वो मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी हम 2022 का क्वेश्चन पेपर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, और ये आपका धांसू सा कॉम्प्रिहेंशन आया था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में। और बच्चों आप जब ये पेपर देखोगे ना पूरा, ठीक है, तो आपको लगेगा ये तो हलवा है, प्रोवाइडेड आप कॉन्फिडेंस रखो और आप जो हो अपनी स्पिरिट हाइड रख के प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि जिस मोमेंट पे आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपका सारा ध्यान, सारी अलर्टनेस, सारा कंसंट्रेशन वहां पे है, आपका फोकस अच्छा है। ठीक है, उसी के लिए हम क्वेश्चन पेपर रोज सॉल्व करेंगे और साथ में टॉपिक्स भी कवर करेंगे, ताकि एकदम आप तो क्वेश्चन पेपर जब आए तब आपको लगे यार मैं तो 10 दिन से सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं पृथ्वीराज आप, क्यों इतने बेचैन हैं आप, बताइए। यस, मैंने 2022 का कर लिया है। वेरी गुड, कर लिया है तो फिर से कीजिए। हर इंसान को 10 नई बातें तो पता चलेगी, है ना। तो हम आज पृथ्वीराज से सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा पृथ्वीराज कहना चाह रहे हैं। यस सृजन, आपने भी कर लिया है, आपका हाथ उठा हुआ था ना, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए आर्यन अपना डिनर फिनिश कर रहे हैं, आप सबने भी कर लिया अपना डिनर, जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए। यस, गलती से म्यूट हो गए हैं आप, चलिए अनम्यूट कीजिए खुद को। सब बच्चे अपने पेरेंट्स से एकदम गुफ्तगू करके कुछ कुछ डिस्कशन करके बताते हैं कि क्या है। जी बताइए। मुझे पूछना था, वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में नेगेटिव मार्किंग होती है गलत आंसर देने पे? नहीं, नहीं होती है बच्चों, बाकी मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ठीक है, अभी तक जो मेरी नॉलेज में है वो नहीं होती है, बाकी मैं कल आपको सुबह 8 बजे इसका आंसर देती हूँ। ठीक है, या फिर अगर आप रुकेंगे तो मैं आपको अभी आंसर दे देती हूँ। ठीक है, लेट मी सी। नहीं बच्चों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी समझा है नहीं होती है, और अगर फिर भी मैं रात को कंफर्म कर लूंगी। ठीक है, नहीं होती है मेरे हिसाब से, और आपको कल इस पे फर्दर क्लैरिटी दूंगी। यानी कि अगर होती होगी तो कल सुबह बता दूंगी, अगर नहीं होती होगी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नहीं होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करें हम। यस समर्थ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैम एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा जब आएगा। आया है क्या बच्चों एडमिट कार्ड? नहीं आया अभी तक, जब आएगा तब हम आपको बता भी देंगे। और बच्चों अगर आए ना तो आप एक बार ऑफिस वाले नंबर पे हमें इंटीमेट भी कर देना कि मतलब आ गया है एडमिट कार्ड, ताकि हम बाकी बच्चों को भी बता दें। जिस बच्चे को एकदम फटाफट फर्स्ट पता चल जाए वो हमें बता देना, ताकि हम बाकी बच्चों को भी इसका फायदा पहुंचाए। ठीक है, अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
पृथ्वीराज आप बिल्कुल नॉटीपन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, वरना आपको हम बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछने वाले हैं। देखिए रुमाना का भाई भी आया है हेलो कहने। चलिए और कुछ किसी को, यस विनायक क्या पूछना चाहते हैं? मैम निकल गया है एडमिट का 28 तारीख को ही। निकल गया है? तो बच्चों आप चेक कर लेना फिर, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। 2022 का सॉल्व पेपर भी है। तो आपसे हम सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है, आपके पास है तो नहीं पूछेंगे। देखो बच्चों सेम पेपर तो आएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 2022 वाला पेपर आपको 2023 में दे देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको आंसर पता है, ठीक है। हाँ हमने देख लिया विनायक, आई गॉट योर फील, ठीक है। ये तो किताबें अवेलेबल है ही मार्केट में, बट इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ देखना है, मतलब कि उसमें कॉमन सेंस अप्लाई करके, उसमें हिडन हिंट्स देखकर, ट्रिक्स देखकर, क्या एग्जैक्टली चल रहा है ये देखकर, ठीक है। क्योंकि कुछ पैटर्न जो होगा, कुछ हिंट्स जो होगी, जो एक बेसिक पैटर्न सेट करता है सैनिक स्कूल के जो अथॉरिटी है, वो हर साल रिपीट होता है, मतलब कि पैटर्न आपका सेम रहेगा, क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। आज हम उस हिडन पैटर्न को और उन चीजों को जानेंगे, ताकि जब इस बार का पेपर आए आपका, तब वो उसी लाइन पे आएगा, मिलता जुलता आएगा, आपको पता होगा कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है 2023 के पेपर में, समझ रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे कितनी सिंसियरली पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल परीक्षित सिंसियरली पढ़ रहे हैं, आर्यन सिंसियरली पढ़ रहे हैं, स्वरा भी पढ़ रही हैं, सौम्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, अंश पढ़ रहे हैं, विश्वजीत पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे बहुत नॉटीनेस दिखा रहे हैं। आपको बच्चों किंडरगार्टन में जाना है क्या? हम किंडरगार्टन का एग्जाम दे रहे हैं, सैनिक स्कूल का दे रहे हैं ना, तो आप एकदम सैनिक स्कूल वाले बच्चों की तरह बैठे। मैं जानती हूँ आपको खुशी हुई है अपने फेलो क्लासमेट्स को देखकर, बट चलिए लेट्स होल्ड इट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है। सो ये हमारा आया था 2022 के एग्जाम के अंदर कॉम्प्रिहेंशन। फटाफट स्टार्ट कीजिए इसको पढ़ना और मतलब समझाना एक एक लाइन का, ओके। चलिए कहाँ से स्टार्ट करें? चलिए ऊपर वाली लाइन से एक बार स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज से कर ले, बच्चे बुरा तो नहीं मानेंगे, या फिर हम नहीं मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज के पास आएंगे, फिर समर्थ के पास आएंगे, और फिर हम, ठीक है समर्थ के पास नहीं आएंगे, समर्थ ने वो किया है, ठीक है। तो चलिए पृथ्वीराज फटाफट स्टार्ट कीजिए, सब बच्चों के पास आएंगे बच्चों, बहुत बड़ा पेपर है। The ancient Greeks made a list of places that people should see. The list was named. बस बस बस, इसका जल्दी जल्दी मतलब समझाइए। हिंदी बताइए इसकी फटाफट। अरे म्यूट कैसे हो गया मैम? एशियन ग्रीक्स है ना, उन्होंने एक लिस्ट बनाई जो लोगों को देखनी चाहिए। The ancient Greeks made a list of places that people should see, यानी कि एंशियंट ग्रीक्स ने ऐसी लिस्ट बनाई, ऐसी जगहों की, ऐसे मॉन्यूमेंट्स की जो एक इंसान को अपनी जिंदगी में देखनी चाहिए। नेक्स्ट बताएंगे समर्थ। चलिए उसके बाद आर्यन के पास आएंगे, ऐसे फर्स्ट लाइन कंप्लीट करके सेकंड लाइन पे आएंगे। The list was named the 7 wonders of the world. वेरी गुड, मतलब मैम लिस्ट में नेम्स थे 7 अजूबे के जो पूरे वर्ल्ड में हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। आप फटाफट अपने आप को खुद से म्यूट करेंगे बच्चे, ठीक है। हाँ सब बच्चे बहुत ही ज्यादा जो है बिल्कुल सिंसियर हैं और बिल्कुल वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी वाले हैं, इसलिए कोई भी बच्चा शैतानी नहीं करेगा। अपना आपको अपने आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। द लिस्ट वाज नेम्ड द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उस लिस्ट का जो लोगों को देखनी चाहिए उसका क्या नाम रखा गया था? दुनिया के 7 अजूबे या 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है।
आपको पता है ये सारे काफी इसका जो है वो मिनिएचर्स भी बना रखे हैं, जैसे कि एक तो कोटा के अंदर भी है, एक ही जगह पे आपको वो छोटे छोटे बना देते हैं 7 वंडर्स की कॉपी, और वहां पे आप देख सकते हैं, कोटा राजस्थान में। अगला जल्दी से कौन सा बच्चा पढ़ेगा, फटाफट। अंश पढ़ेंगे या फर्स्ट लाइन कंप्लीट करके आते हैं। स्वराज और सृजन आपके पास ही आ रहे हैं इसके बाद। अंश अनम्यूट कीजिए। आई एम सो सॉरी आर्यन, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों नाम में। या चलिए अनम्यूट कीजिए आर्यन, अब कीजिए, अब कीजिए, या पढ़िए। Only one of the ancient wonder can be found today in Giza, which is Egypt. ओके, विच इज इन इजिप्ट, इसका मतलब समझाइए। अभी सिर्फ एक ही अजूबा फाइंड किया गया है प्राचीन काल का। ओके, वेरी गुड, इट इज क्लोज। म्यूट कर लीजिए आप। देखिए, ओनली वन ऑफ द एंशिएंट वंडर्स कैन बी फाउंड टुडे इन गीजा, यहां पे कॉमा लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सारा सेंटेंस एक साथ है और इसका मतलब भी एक साथ निकलेगा, यानी कि सिर्फ एक एंशिएंट वंडर अभी गीजा में मौजूद है, बाकी जो वो दूसरी जगहों पे, गीजा में सिर्फ एक है। और गीजा कौन सी जगह में, कौन से देश में है, इजिप्ट में, ठीक है। इजिप्ट कंट्री है ना बच्चों, वो मम्मी वाली, वो मम्मी, एक तो हमारी मम्मी होती है ना, और एक दूसरे वाली मम्मी भी होती है ना, जिसपे डरावनी मूवीज भी बनती है और जो पिरामिड्स में रहती है। चलिए आगे पढ़ना है सृजन को। यस सृजन, अनम्यूट योरसेल्फ। या पढ़िए। मैम, दिस इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। एक और लाइन पढ़ दीजिए। It is one of the 3 great pyramids built around 2500 BC. मतलब समझा दीजिए। ये पिरामिड ऑफ गीजा है, ठीक है। ये 2500 BC के आसपास बने 3 पिरामिड में से एक है। वेरी गुड। देखिए म्यूट कर लीजिए। दिस इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अभी जो हमने 7 अजूबे पढ़े थे ना, लास्ट लाइन पढ़ी थी कि एंशिएंट वंडर एक ही है गीजा में, तो वो जो एंशिएंट वंडर जो एक ही है गीजा में, इजिप्ट में, वो कौन सा है, वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ठीक है। इट इज वन ऑफ द 3 ग्रेट पिरामिड्स बिल्ट अराउंड, जो 3 ग्रेट पिरामिड्स है उसमें से एक ये वाला है जो 7 वंडर्स में शामिल है, और ये 2500 बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले का है, ठीक है। आगे कौन सा समझदार बच्चा पढ़ेगा? यस स्वराज, स्माइल करते हुए पढ़ेंगे तो हम पढ़वाएंगे आपसे। चलिए पढ़िए। सब बच्चों का मौका आएगा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लेंगे, उसके बाद नीचे वाली लाइन लेंगे। यस हो जाएगा, ट्राई कीजिए। अब पढ़िए। The hanging garden of आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा कट रही है, पढ़िए। garden of थोड़ी आवाज नहीं आ रही है स्वराज। चलिए पृथ्वीराज के पास भाग के जाके पढ़िए, उनके वहां से आवाज आ रही है, जाइए। यस आर्यन, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फटाफट बताइए, हाथ उठा रखा था आपने। पढ़िए, बताइए, कुछ कहना है आपको, डाउट है, कुछ डाउट हो बच्चों तो ही हाथ उठाइएगा। नो मैम। ओके यस, अब स्वराज पढ़ेंगे। चलिए, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। अब करिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। the hanging garden of Babylon are another Asian wonder. मतलब The hanging garden Babylon के
दूसरे प्राचीन काल के अजूबे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। तो जो हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन है, बेबीलोन एक जगह का नाम है बच्चों, ठीक है, वो एक और तरह, यानी कि 7 अजूबों में से एक अजूबा वो है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, कौन सा बच्चा पढ़ेगा? वी डोंट हैव एक्चुअली अ चॉइस, आई एम सो सॉरी, हमें परीक्षित के पास जाना है। बच्चों आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए, अब आपका नंबर थोड़ी देरी से आएगा, ये वाली लाइन खत्म होगी, ठीक है। चलिए। They are located on the banks of the river कोशिश कीजिए, Iford. इसको पढ़िए, यूफ्रेटिस, पढ़िए यूफ्रेटिस। Euphrates. वेरी गुड, मतलब मतलब मैम ये रिवर यूफ्रेटिस के किनारे है। वेरी गुड। जो हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन है वो कहाँ सिचुएटेड है? म्यूट कर लीजिए परीक्षित। दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यूफ्रेटिस नदी के तट पर है। जैसे गंगा नदी के तट पर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं ना भारत में, कानपुर, लखनऊ, आई डोंट नो अबाउट लखनऊ, आई एम सो सॉरी, बट हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत सारे शहर है, उसी तरह से यूफ्रेटिस नदी के किनारे है। जय अंशुमन बेहरा, आपको नहीं पढ़ना? ओके, विनायक चौधरी के पास चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़िए पढ़िए। कोई बात नहीं, पढ़िए। अच्छा, आई एम सो सॉरी, क्या पढ़िए। क्या हुआ, आप म्यूट हो गए क्या? फिर से अनम्यूट कीजिए, करिए। Yes, ma'am. This area is near Baghdad in Iraq. बगदाद, ठीक है, बगदाद। इसका बगदाद। मतलब बता दीजिए, बस इतना ही पढ़िए एक बार। Yes, ma'am. ये जो जगह है वो बगदाद नाम का जो जगह है जो कि इराक में है, उधर स्थित है। वेरी गुड, उसके पास में स्थित है, ठीक है। ओके, अब बच्चों मैं आपका सिर्फ 20 सेकेंड्स लेना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि आप ये मत समझिए कि मैं आपको बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से लोड नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये क्लास हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके मैथ्स में या जीके में होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है, ठीक है। और सैनिक स्कूल में उनको चाहिए कि आपको सब कुछ आता हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि इंग्लिश में 50 मार्क्स की आती है जीके की तरह, ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना अभी, और बाकी बच्चों के भी एक्सेंट को वो कैसे पढ़ रहे हैं, खुद भी दिमाग में सोच रहे हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्प्रिहेंशन में, हर सेंटेंस के अंदर बहुत काम आएगा। फॉर दैट मैटर आपके इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। जो जितना सीरियसली लेगा वो उतना इससे फायदा उठा पाएगा, ठीक है। यस विनायक चौधरी, वी आर कमिंग टू यू। A king built this garden for his wife. ओके, ग्रेट। इसका मतलब समझा दीजिए। एक राजा ने इसको अपनी पत्नी के लिए बनवाया। ओके, ग्रेट। तो कितना अच्छा राजा रहा होगा, है ना। ताजमहल भी बनवाया था, गार्डन्स ऑफ बेबीलोन भी इन्होंने बनाया है। यस स्वरा, आप नेक्स्ट पढ़ के बता दीजिए। Yes, ma'am. The statue of Zeus was built in Olympia, Greece in 457 BC. That statue of Zeus, it was built in Olympia. It is located in Greece during the 457 BC. ओके, इसका हिंदी बताइए। जो स्टैचू थी जियस की, वह ओलंपिया, जो एक जगह है ग्रीस में, जो कि यूरोप में कंट्री है, वहां पे 457 BC में बनी थी। वेरी गुड। तो बच्चों, जियस जो एक ग्रीक गॉड हैं, उनकी भी मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है, और ये 457 BC के अराउंड बनी थी। यस विनायक चौधरी, फटाफट नेक्स्ट पढ़ दीजिए, हमें बहुत खत्म करना है बच्चों। This statue was built to honor Greek god Jesus. हुनर, ओके, फिर से पढ़ें इसको।
ऑनर, पढ़िए ऑनर। This statue was built ऑनर, एच नहीं बोलते, the एच नहीं gods. बोलते, ऑनेस्ट की तरह वर्ड है ये, एच नहीं बोलते, ऑनर, ठीक है। ऑनर द, आगे पढ़िए। Greek god Jesus. जियस, जीसस अलग है, जीसस क्रिश्चियन के गॉड है, ये जियस है, ठीक है। तो इसका मतलब समझा दीजिए फटाफट हिंदी में। यह स्टैचू गॉड के हुनर बनाया गया है। हुनर में नहीं, ऑनर में, यानी कि उनके सम्मान में बनाया गया है, ठीक है। आगे चलिए, समझ आ गया आपको? चलिए म्यूट कर लीजिए खुद को फटाफट, म्यूट योरसेल्फ। यस यस क्रिस्टी, बताइए, नेक्स्ट पढ़िए। वेट, ऑनर है बच्चों ये, ठीक है। द स्टैचू वॉज, पढ़िए। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए फटाफट क्रिस्टी। क्या हुआ क्रिस्टी? अनम्यूट कीजिए। हाँ पढ़िए बच्चों, फटाफट देख लीजिए कहाँ म्यूट का बटन है, वी नीड टू फिनिश अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ पढ़िए क्रिस्टी। The statue was as tall as a 4-story building. ठीक है, मतलब मैम जो स्टैचू था वो बहुत लंबा था। एक 4 मंजिला इमारत जितना लंबा था, 4 स्टोरी बिल्डिंग जितना। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। यस विश्वजीत, फटाफट पढ़ दीजिए। In addition to Zeus, the Greeks built another very big statue to honor the Greek sun god Helios. वेरी गुड, ठीक है, मतलब के एडिशन में ग्रीक ने एक और बहुत बड़ा स्टैचू बनाया उनकी रिस्पेक्ट में, ग्रीक सन गॉड के। ठीक है, इसके अलावा म्यूट कर लीजिए। इन एडिशन टू जियस, बहुत अच्छा बताया विश्वजीत ने। जियस के एडिशन में ग्रीक्स ने और क्या किया, एक और बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी। किसके ऑनर में? वहां पे तो जियस के ऑनर में बना रहे थे, ठीक है। वो भी एक गॉड है, जैसे अपने हिंदुओं में बहुत सारे गॉड्स होते हैं। और यहाँ पे सन गॉड के, हेलियोस के भी ऑनर में, हेलियोस के उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, एक उनके सम्मान में। अब ये फटाफट नेक्स्ट पढ़ दीजिए। कौन से बच्चे का चांस है? प्रियम अपना वीडियो ऑफ करके चले गए हैं। स्वरा ने अभी पढ़ा था, तो ये नीचे कैसे आ गई है स्वरा? एनीवेज, यस रुमाना, प्रियम आ गए हैं वापस। फटाफट पढ़ दीजिए प्रियम। मैम कहाँ थे मैम? हमने देखे नहीं। ये देखिए, दिस वंडर, पढ़िए। दिस वंडर is known as Colossus रोड्स, ठीक है, बिल्ट अराउंड 550 BC। मतलब फटाफट मतलब बता दीजिए मैम। ये इसे कहते थे एक, मैम उसे बनाया गया था अराउंड 550 BC में बनाया गया था। ठीक है, ओके ग्रेट, म्यूट कर लीजिए, अच्छा बताया आपने। देखिए, तो ये वाला जो वंडर है ना, ग्रीक गॉड हेलियोस वाला, इसको कहते हैं हम कोलोसस ऑफ रोड्स, ठीक है।
और ये 550 बीसी के पास बनाया गया था। ठीक है, अब फटाफट ये वाला पढ़ लीजिए। नेक्स्ट कौन सा बच्चा है? स्वरा, आपको चांस मिल गया था ना एक बार। चलिए रुमाना के पास चलते हैं। The temple of Artemis at Ephesus was considered the Considered? most beautiful हम्म the most beautiful statue हम्म on earth. ओके, मतलब एक टेम्पल उन्होंने बनाया जो बहुत ही सुंदर था पूरे पूरे धरती पर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, ठीक है, ये एक नाम है, अपन को कुछ खास लेना देना नहीं है। एट एफेसस, ठीक है, ये एक जगह का नाम है, ये टेम्पल का नाम है, जगह का नाम है। वॉज कंसिडर्ड यानी कि माना गया द मोस्ट ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑन अर्थ, सबसे खूबसूरत इमारत धरती पे। ठीक है, एफेसस का नाम है ये, एफेसस है। नेक्स्ट पढ़ दीजिए। विराट गुप्ता ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। यस विराट, फटाफट पढ़ दीजिए। यस मैम। पढ़ लीजिए। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था मैम, आप बता देंगे कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से। Ephesus was an ancient city that was located in what is now Turkey. ओके, मतलब एफियस जो एशियन सिटी है वो अभी टर्की में लोकेटेड है। ओके, ग्रेट। तो बच्चों, एफेसस वाज एन, अब म्यूट कर लीजिए, वाज एन एंशिएंट, अच्छा बताया आपने, एफेसस वाज एन एंशिएंट सिटी, एक पुरानी, एक प्राचीन शहर है जो कि अब टर्की देश के अंदर पाया जाता है, लोकेटेड है। ये इतना जबरदस्त वाला कौन सा जबरदस्त बच्चा पढ़ेगा? चलिए यहाँ शानवी से ले लेते हैं। इधर अंशुमन आ गए, आदर्श गायब है। आदर्श कम आ जाइए जल्दी से। और अंश और संजू आप वीडियो ऑन कीजिए, फटाफट पढ़ दीजिए। The mausoleum at Holy Candles was constructed in Turkey. तो मौसोलियम था at हेलिकार्नेसस। हेलिकार्नेसस में वो कंस्ट्रक्टेड हुआ था। वो भी वेरी गुड, वेरी गुड, वो भी टर्की में बनाया गया था। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। यस सौम्य, आगे पढ़ देंगे आप? Yes, ma'am. The only wonder built for partial use was the Pharos of Alexandria. वेरी गुड। इसका मतलब जो ओनली वंडर था वो बिल्ड फॉर, उसके लिए बना था कि प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल यूज ऑफ फेरोस। ओके, ग्रेट। आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा बताया आपने। द ओनली वंडर बिल्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज वॉज द फेरोस ऑफ एलेक्जेंड्रिया, मतलब कि जो एकमात्र 7 अजूबों में से अजूबा है जो कि प्रैक्टिकल यूज के लिए, यानी कि जिसको आप जिस इमारत को का कोई यूज भी है, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वो एकमात्र इमारत है फेरोस ऑफ एलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट वाला फटाफट पढ़ देंगे। संजू और अंश बचे हैं, आदर्श और अमरमणि यादव भी बचे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम संजू, आप पढ़ना चाहते हैं? संजू पढ़ना चाहेंगे आप? आपको हम नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ। आदर्श, आप पढ़ देंगे? चलिए पढ़िए, आप पढ़िए। This was a lighthouse of the coast of Egypt. वेरी गुड। मतलब यह लाइट हाउस इजिप्ट में था।
ओके ग्रेट। यहाँ पे लिखा है दिस वॉज अ लाइट हाउस। ये प्रैक्टिकल यूज में कैसे था? क्योंकि एक लाइट हाउस था, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट की समुद्र तट के पास, ठीक है, वहां पे ये लाइट हाउस बना हुआ था। लाइट हाउस क्या करता है? रात को शिप्स को नेविगेट करने में मदद करता है। नेविगेट मतलब कि समुद्र में जब वो जा रही होती है उनको डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है। म्यूट कर लीजिए, बहुत अच्छा बताया आपने। लास्ट संजू बता दीजिए लास्ट लाइन। अमरमणि आपके पास भी आते हैं, डोंट वरी। It was once the tallest building in the world. मैम Okay. ये बिल्डिंग है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी बिल्डिंग इमारत है नहीं बच्चे, बहुत अच्छा बताया आपने। इट वॉज वंस द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये बिल्डिंग सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी दुनिया की, ठीक है। अब फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज, ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो ये हमें पढ़ देंगे और बताएंगे इसका आंसर अमरमणि यादव। यस अमरमणि, बताइए। Which of the following statement is not true about the passage? फटाफट पढ़िए। मैम इसका बी ऑप्शन होगा। इसका बी होगा। फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वॉज अ लाइट हाउस। ये तो सही बात है। यहाँ पे क्या बच्चे, यही आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको पूछेगा नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू, ठीक है, यानी कि इसमें से चारों में से एक ऐसा होगा जो गलत है। पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन करते हुए याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन करने जाएंगे, सबसे पहले जो 3 से 4 प्रश्न आपको दिए होंगे उनको पढ़िएगा, ठीक है, फटाफट पढ़िएगा क्वेश्चंस को, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िएगा और जो आंसर आपको लगे उसको मार्क करिएगा। इससे आपका काम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो सही है, आपने बता दिया, फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज अ लाइट हाउस। चलिए अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अंश, आपका वीडियो ऑफ है, ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन इंटरैक्ट विद यू। विराट के साथ कर लिया था ना हमने। चलिए साहिल भी आए हैं। यस अंश, आप बताएंगे फर्स्ट वाला सही है यानी? कमिंग टू यू साहिल। या अंश अनम्यूट कीजिए खुद को। अब होगा नहीं तो अगर कुछ फर्स्ट वाला ये पढ़िए, ये पढ़िए, इसको पढ़िए एक बार। कोसल ऑफ मैम क्या लिखा है? कोलोसस ऑफ रोड्स। हाँ पढ़िए। was built to ऑनर, अभी बताया था ना, ऑनर बोलते हैं इसको, एच साइलेंट है इसमें, ठीक है। टू ऑनर क्या है ये? हेलियोस, ठीक है। हे आप बोलेंगे एच ई को हे, ली एल आई को ली, ऑस ओ एस को ऑस, हेलियोस, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप बोल रहे हैं कि सही है, ठीक है। कोलोसस ऑफ रोड्स वाज बिल्ट टू ऑनर हेलियोस। देख लेते हैं अभी, फटाफट चेक कर लेते हैं। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो देखिए इसमें तो है नहीं है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। फिर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। ये देखिए हेलियोस के लिए एक बड़ा स्टैचू बनाया गया और उसको कहा गया कोलोसस ऑफ रोड्स, यानी कि ये भी सही है। अब फटाफट बताएगा कौन सा बच्चा? साहिल बताएगा कि सी वाला जो है वो सही है, यानी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज डिस्ट्रॉयड। यस साहिल बताइए। मैम ये ऑप्शन मैम गलत है, ये ऑप्शन। ओके ओके ग्रेट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका मतलब स्वाभाविक रूप से ये हो गया कि फोर्थ वाला भी सही है, क्योंकि एक ही इनकरेक्ट था, यानी कि द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वर बिल्ट बाय अ किंग फॉर हिज वाइफ। एक ये जो गार्डन्स थे ये एक राजा ने अपनी पत्नी के लिए बनाए थे। अब फटाफट ये बच्चा ये बता दीजिए
Which of the 7 ancient wonders of the world was as tall as 4-story building? मैं आपके सामने स्लाइड खोल देती हूँ और आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए साहिल। कोई एक बच्चा अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए फटाफट। बताइए इसका आंसर लेते हैं हम। उससे पहले देख लेते हैं कि कोई बच्चा बचा तो नहीं। आयुष्मान शर्मा इज न्यू हियर। चलिए आप अपने फिंगर से बता दीजिए बच्चों। अब हम फटाफट आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ना, तब हम आज का क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करके मैं आपको छोड़ूंगी, चाहे 2 बज जाए रात के, ठीक है। सो इसके लिए फटाफट कर देते हैं। चलिए बताइए 2 का सारे बच्चे फिंगर्स दिखाइए, कौन सा आंसर आपको सही लगता है बताइए। मैंने आपके सामने खोल रखा है। Which of the monument या जो लिखा था वहां पे was as big as 4-story building? बताइए। मैं फिर से क्वेश्चन दिखाऊं आपको? ओके ठीक है, मैं फिर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए कौन सा एंशिएंट वंडर जो है वो 4-story बिल्डिंग जितना बड़ा था। क्या वो पिरामिड ऑफ गीजा था, क्या वो स्टैचू ऑफ जियस था, या वो मौजोलियम ऑफ हेलिकार्नासिस था, या फिर वो कॉलोसस ऑफ रोड्स था। और मैं उसके लिए आपके सामने चाहती हूँ कि मैं खोल देती हूँ आपके सामने आंसर। ये देखिए, अब ये दोनों एक स्लाइड पे नहीं दिख पा रहे हैं, बट आप देख लीजिए, ठीक है। तो कौन सा था, कौन सा ऑप्शन हो गया? 2। ओके ग्रेट। विनायक को 1 लगता है, विनायक की बुक में शायद 1 लिखा होगा, बट इसका आंसर जो है वो 2 ही है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैचू ऑफ जियस, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए स्टैचू ऑफ जियस होगा इसका आंसर। B will be the correct answer, ठीक है। Let's move forward. विनायक आपकी बुक में गलतियां हैं, ठीक है। What is the meaning of the underlined word? बताइए, the lighthouse of Halicarnassus का क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? क्या ये एक काइंड ऑफ फैब्रिक है, यानी कि एक काइंड ऑफ कपड़ा है? क्या ये एक देश का नाम है, या फिर ये बिल्डिंग है जो कि रास्ता दिखाता है शिप्स को, या फिर ये एक मंदिर का नाम है? बताइए। सबको, काफी बच्चों को लग रहा है 3। एनी अदर आंसर्स? रुमाना को लग रहा है 4th मंदिर है। रुमाना मंदिर है, याद कीजिए। चलिए बच्चे सही आंसर बता रहे। रुमाना इसका आंसर है 3, ठीक है। जो आपको टेम्पल, क्योंकि लाइट हाउस जो था ना, लाइट हाउस लाइट क्यों दिखानी है, शिप्स नेविगेट कर पाए, ठीक है, यानी कि शिप्स को गाइड हो सके, ठीक है। तो लाइट हाउस शिप्स को नेविगेट करने के लिए था। मंदिर जो था ना वो अलग था। आपको दिखा देती हूँ मैं, आपको जो लग रहा है मंदिर, लेट मी, ये देखिए टेम्पल ऑफ आर्टेमिस था, ठीक है, वो अलग था। वो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी, वो शिप्स को नेविगेट करने के लिए नहीं था। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। और देखिए इतना सिंपल सा था आपका कॉम्प्रिहेंशन, और 3 नंबर तो फटाफट मिल गए। कैसे मिले? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जाते ही क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशंस पढ़िएगा, ठीक है। और इंग्लिश बहुत सिंपल आती है, आप आराम से 45+ स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इस बार एग्जाम में। आप बस एकदम जोश के साथ बने रहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा एग्जाम में। तो जो सामने लिखा हुआ प्रश्न है वो है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? AND होता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है बच्चों, राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। एक्सीलेंट, एक AEIOU होता है वॉवल, और वॉवल्स के आगे लगता है एन। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, यानी कि AEIOU को छोड़ के, मैंने क्लास में भी पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, वो उसमें क्या लगता है, उसमें अ लगता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें द लगता है। ओके, सबको लग रहा है 1। ग्रेट। सो चलिए, ये सभी इंटेलिजेंट बच्चों को आता है एन एक्सीलेंट टीचर।
AEIOU, ए वाली आवाज आ रही है ना, इसलिए ए हो जाएगा। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई बच्चा अपनी नोटबुक, अपनी बुक, किताब में मत देखिएगा बच्चों, आप अपना दिमाग, क्योंकि किताब में देख के आप अभी तो बता देंगे, अभी तो कोई फायदा हो नहीं रहा आपको। आपको अगर एग्जाम में बेनिफिट चाहिए तो जिसके सामने किताब खुली हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो वो मत खोलिए, बिल्कुल मत खोलिए, और बिल्कुल सॉल्व मत कीजिए उसको पहले, वरना आपका वो डेवलप नहीं हो पाएगा लॉजिकल थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 2023 का सेम पेपर तो आएगा नहीं जो प्रीवियस ईयर्स में आपके आया हुआ है, इसलिए। अब इसका बताइए, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माय मदर एडवाइज्ड मी टू स्टे डैश होम, इसमें कौन सी जो है वो प्रिपोजिशन आएगी? To, everybody is saying to. बाकी बच्चे सोचिए फटाफट। ओके ग्रेट, इसका आंसर होगा टू। देखिए अब आप बोलेंगे मैम घर के अंदर भी तो हो सकता है, माई मदर्स एडवाइज्ड मी टू स्टे इन होम, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। तो बच्चों कभी भी किसी स्थान के लिए हम यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर घुसने वाला वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उसको जनरली एट यूज करते हैं, स्पेशली घर के लिए, ठीक है, एट होम। और घर के ऊपर तो हो नहीं सकता, फॉर होम मतलब घर के लिए मैं घर पे रहूं, ये तो सेंसिबल भी बात नहीं है, है ना। एट होम, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बताइए इसकी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप, ठीक है। इसमें से ये जो शब्द है, इसमें पहले तो इस शब्द का पहले तो कौन सा आंसर सही होगा? जो बच्चे अपनी फिंगर्स को जैसे कि सृजन और पृथ्वीराज और विनायक दिखा रहे हैं ना, उससे आपको बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि उन तीनों के सामने किताब खुली हुई है और उन तीनों ने 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। तो पृथ्वीराज कह रहे हैं भाई देखो किताब तो नहीं खुली हुई है, बट क्या है कि मैंने पहले से कर रखा था सॉल्व, ठीक है, इसलिए मुझे आता है। तो बच्चों 2023 के पेपर में तो कुछ नया वर्ड आएगा, है ना, इसलिए हमें क्या डेवलप करनी, अपनी लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, कुछ 3 होगा, डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है ढलान, ठीक है। तो बहुत ही गहरी ढलान थी पहाड़ी की चोटी से। इट वॉज अ स्टीप डिसेंट फ्रॉम द हिल टॉप, ठीक है। और बाकी ये तो डिसेंट हो गया, ये दोनों गलत स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गई, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता हो सकता है ये तो डिसेंट है यार, डिसेंट मतलब कोई पहाड़ी की चोटी डिसेंट कैसे हो सकती है, ठीक है। और यार ये वाला शब्द तो मैंने कहीं देखा हुआ लग रहा है, पता नहीं क्या होता है, नहीं समझ है, पर ये दोनों शब्द तो मैंने कहीं नहीं देखे। तो फिर आप थर्ड टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले दोनों शब्द तो इनकरेक्ट स्पेलिंग है और आपने नहीं देखे होंगे। ये वाला आपको पता होना चाहिए अगर आप 6th 5th 6th क्लास में, कि डिसेंट का मतलब क्या होता है। शी इज अ डिसेंट गर्ल, ही इज अ डिसेंट बॉय, इट इज अ डिसेंट पीस ऑफ क्लोथिंग, ठीक है। तो डिसेंट मतलब कुछ ठीक ठाक अच्छा सा, ठीक है, तो इसलिए डिसेंट होगा उसका। ये दोनों इनकरेक्ट स्पेलिंग की वजह से आप काट सकते हैं। ये वाला कुछ और मतलब है, बहुत कॉमन शब्द है, इसलिए काट सकते हैं। अब अगर आपको सही उत्तर सी ऑप्शन नहीं भी पता था तो भी आप कॉमन सेंस लगा के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जरा इस भारी भरकम से क्वेश्चन को तो सॉल्व करिएगा मेरे लिए, रीअरेंज कीजिए। ये वर्ड्स आपके सामने बिखरे हुए पड़े हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस to make meaningful sentence by choosing the correct sequence। तो ये जो शब्द है ना, waved, she, greeted and cheerfully us, टाइम लीजिए और बताइए कि इसमें क्या करेक्ट सेंटेंस होगा या कौन सा करेक्ट इसमें से ऑप्शन बनेगा। साहिल आप भी अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स काफी अच्छे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश जो है वो और बढ़िया कर लीजिए आप, तो आपको काफी फायदा हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आज भी आपने लेट से ज्वाइन किया है, बाकी भी क्लासेस में आप जनरली नहीं रहते हैं, ठीक है, तो आपको लॉस हो सकता है ऐसे, क्योंकि इंग्लिश इजी आती है, बाकी के बच्चे सॉल्व कर लेंगे, और आप जितनी मेहनत जीके में करेंगे उससे आपको आधी मेहनत में इंग्लिश में फायदा मिल जाएगा। मार्क्स दोनों के सेम है, 50-50, हमेशा वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना।
तो क्या लगता है आपको इसका? किसी को 4 लगता है, किसी को 1 लगता है, अंश को 2 लगता है, शानवी ने अपने कंबल के अंदर से 4 दिखाया है क्योंकि उनको ठंड लग रही है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अब आपको नहीं समझ आ रहा, मैम मुझे तो नहीं आता है, ठीक है, मैं क्या करूं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस पढ़िए, बी सी डी, सिर्फ 2-3 ही देखिए स्टार्टिंग के। चलिए बी सी डी एक साथ लगाते हैं। बी यानी कि शी, ठीक है, सी यानी कि सी ग्रीटेड, डी यानी कि एंड, शी ग्रीटेड एंड, यहां तक तो सी सही लग रहा है। एफ को लगाइए शी ग्रीटेड एंड अस, ये क्या हुआ? ए लगाइए एंड अस चीयरफुली, शी ग्रीटेड एंड अस चीयरफुली। यार ऐसे इंग्लिश तो मैंने लोगों को बोलते हुए नहीं सुना, गलत हो गया। आपको नहीं आता इसका, पर आप ऑप्शन से पहुंचिए ना सही उत्तर तक। अब सी देखिए, सी देखिए, सी ए देखिए, सी को लगाइए सबसे पहले ग्रीटेड, ठीक है, ए लगाइए ग्रीटेड शी तो कहीं पे भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वर्ब कैसे आ सकता है? चलिए वर्ब सब्जेक्ट, मैम मेरे को नहीं समझ आता, नहीं आता है, पर इंग्लिश सुनी तो है आपने, बोलते नहीं है तो ये देखिए शी ग्रीटेड, ठीक है, आई एम सॉरी, शी सी वाला है, सी मतलब ग्रीटेड, यहाँ पे ए है वेव्ड, ग्रीटेड वेव्ड और डी एंड, ग्रीटेड वेव्ड एंड, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब बेकार सी सेंटेंस हो गई। ऐसा कोई सेंटेंस थोड़ी होता है कि शी ग्रीटेड वेव्ड एंड, ठीक है, ये तो सही नहीं लग रहा। तो आगे चलते हैं, ए डी बी देखते हैं, वेव्ड, डी को देखिए एंड, बी को देखिए शी, वेव्ड एंड शी, यहां तक तो ठीक ठाक सा लग रहा है, वेव्ड एंड शी। एफ को देखिए वेव्ड एंड शी अस, आप लिख लेना वहां पे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको फटाफट क्या कीजिएगा कि ये जो सेंटेंस होंगे ना, इसको आप अपनी नोटबुक लीजिए और लिखिए इसको, ठीक है। ये जो ऑर्डर बता रहा है ना, यही ऑर्डर आप अपनी नोटबुक में लिख के देखिए, आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं, ये भी गलत लग रहा है। बी वाला देख लेते हैं, शी बी, ठीक है। ए देखिए शी वेव्ड, ओके। डी देखिए एंड, शी वेव्ड एंड, यहां तक सही लग रहा है। सी लगाइए एंड ग्रीटेड, ठीक है। एफ लगाइए एंड ग्रीटेड अस चीयरफुली, अरे ये तो करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो क्या है, डी वाला करेक्ट हो गया। आपको आंसर नहीं आता था, आपने सिर्फ लिखा जो भी ऑर्डर बताया गया था और आपका सही आ गया। साहिल आप थर्ड बता रहे हैं, फोर्थ बता रहे हो, क्या आपकी फिंगर्स नहीं दिख रही थी? आर्यन आपको डाउट है तो आप हमेशा हाथ खड़ा रखते हैं, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। हाथ वही सिर्फ डाउट के लिए, आपको डाउट है, हाथ सिर्फ डाउट में खड़ा रखना बच्चों, ठीक है। विनायक आपको भी फोर्थ लगता है, चलो ठीक है, मैं समझ गई बच्चों। अब आपको समझ आ गया, अगर आपको ये सेंटेंस ढंग से बनाना नहीं आता तो भी लिख लीजिएगा, आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। ओके, साहिल को खुशी हुई है इस बात पे कि ये तो आसान था। अरे इतना आसान है ना कि आप 50 on 50 स्कोर कर लोगे इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो ये वाला बता दो फटाफट, मुझे फटाफट नहीं बताना है, कोई बच्चा अभी फिंगर नहीं अपनी शो करेगा, जब मैं बोलूंगी तब शो करेगा। आप नोटबुक लीजिए और ये वाला जो ऑर्डर है, अगर आपको समझ आ रहा है इसको पढ़ के, तो आप एक सेंटेंस सोचिए, स्नोफॉल हैवी द एवरीथिंग कवर्ड। तो एक दिमाग में सोचिए क्या आना चाहिए पहले, ठीक है, और फिर इसको बनाइए। लिखिए सी क्या था, द, बी क्या है, हैवी, द हैवी, ठीक है। ए लिखाइए स्नोफॉल, द हैवी स्नोफॉल, ठीक है। ई लगाइए कवर्ड, ई, ठीक है। डी लगाइए, डी का है एवरीथिंग। तो यार ये तो सही लग रहा है, तो अगर सही लग रहा है तो आप चाहो तो अगला देख लेना, ठीक है, पर अगर आप श्योर हो तो टिक कर देना, टाइम बचाना अपना, ठीक है, वरना आप आगे देख सकते हैं। बी, ए देखिए हैवी स्नोफॉल, ठीक है, यहां तक सही लग रहा है। ई लगाइए कवर्ड, हैवी स्नोफॉल कवर्ड, सही लग रहा है। सी लगाइए द एवरीथिंग, एवरीथिंग से पहले द कभी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग कोई विशेष चीज तो है नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग का सही सा लग रहा था वो। इस तरह से आप इजीली जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट हो गया।
लिखते जाइएगा, आता जाएगा आपको आंसर। अब बताइए, चूज द करेक्ट नाउन। हमने तो इतना नाउन पढ़ा है कि हम इजीली चूज कर लेंगे। चूज द करेक्ट नाउन, अ डैश ऑफ द सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड। ठीक है, तो सोल्जर्स का जो है वो इनमें से क्या होता है कलेक्टिव नाउन का, आपने पढ़ा होगा, तो न्यूज में पूरे दिन रहता है और बहुत कॉमन है। किसी को 3 लग रहा है, किसी को 1 लग रहा है, किसी को 3 लग रहा है, 1 लग रहा है, और एनी अदर ऑप्शंस? 3 and 1 are 2 options that people think. Okay, let's see. और अंशुमन को 4 भी लग रहा है। ओके, सो इसका 3 होगा बच्चों। ठीक है, ये स्पेलिंग नहीं बिल्कुल भी सही है, और ये भी नहीं सही है, और ये भी नहीं सही है। इसकी स्पेलिंग ये होती है। इसमें बस स्पेलिंग का खेल था। ठीक है, एक्चुअली तो ये नाउन का ना होके अगर स्पेलिंग का भी होता तो भी आपको बताना पड़ता। ठीक है, 9th का सी होगा ट्रूप। ठीक है, ट्रूप मतलब सोल्जर्स का जो झुंड होता है। ठीक है, तो स्पेलिंग्स भी आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको इतने छोटे से क्रैश कोर्स में स्पेलिंग्स नहीं सिखा सकती। अगर हम 1 साल के लिए साथ रहते तो डेफिनेटली। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। Is she the girl dash won the first prize? ये मुझसे विनायक ने क्लास में भी पूछा था, या फिर किसी और बच्चे ने पूछा होगा, तो मुझे याद नहीं है। इसका क्या होगा? कौन सा इंटेलिजेंट वाला बच्चा बता देगा? Is she the girl dash won the first prize? तो इसमें कौन सा यूज होगा बताइए प्रोनाउन? बच्चों को 4th लगता है, 4th लगता है, 4th लगता है, 3 लगता है अंश को। ओके ग्रेट, ओके ठीक है बच्चों, तो मैं देख लेती हूँ 3 क्या है। इसका आंसर तो 4 ही है। ठीक है, देखिए बच्चों, विच जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है अंश, विच जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, इसलिए आप लिविंग थिंग्स के लिए जनरली हु को यूज करना। ओके ग्रेट, आगे चलें। थम्स अप दिखा दीजिए मुझे अगर हम आगे चलें तो। ग्रेट, ओह चलिए आगे चलते हैं। इसका बता दीजिए, ये क्वेश्चन टैग है, यू पेड द बिल। ठीक है, इसमें से कौन सा आएगा? और बच्चों अपनी बुक में देख के कोई भी बच्चा नहीं बताएगा इसमें से कौन सा आएगा, बताइए। बच्चों को 1 लगता है, बच्चों को 2 लगता है, और क्या लगता है? एनी अदर 3 भी लगता है शानवी को। वेरी गुड, अलग अलग आंसर्स आने चाहिए बच्चों। दैट मीन्स दैट यू आर डूइंग सम थिंकिंग हियर, यू आर नॉट जस्ट सीइंग योर बुक और रिकॉलिंग दैट यू हैव रिवाइज्ड द क्वेश्चन पेपर और बस वहीं से छपा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में कुछ डिफरेंट आएगा। सो साहिल को 1 लगता है, 2 लगता है, प्रियम को, स्वरा को 2 लगता है, काफी सारे बच्चों को अलग अलग आंसर्स लगते हैं। सो लेट्स सी कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो इसका आंसर तो 2 होगा। ठीक है, यू पेड द बिल डिडंट यू, तुमने बिल पे किया था। ठीक है, क्या नहीं किया? ठीक है, सबसे पहले तो पेड पास्ट टेंस है, तो ठीक है, तो डिड नॉट जो है वो पास्ट टेंस आ जाएगा। ठीक है, वरना डू नॉट हो जाता, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों कि वोंट यू को अगर हम यहां लगाएं, जैसे फर्स्ट वाला, ये कंफ्यूजन हो सकता है, आपकी बात गलत नहीं है, पर अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं, यू पेड द बिल, तुमने बिल पे किया था। वोंट यू मतलब तुम नहीं करोगे, तुमने बिल पे किया था, तुम नहीं करोगे, ये तो मजा नहीं आ रहा ना। यू पेड द बिल, डिडंट यू, डिड नॉट भी बोलते हैं, डिड नॉट यू। ठीक है, विल यू, अब पेड तो हो गया पास्ट, विल यू हो गया फ्यूचर, नहीं होगा। डजंट यू, ये तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे ना क्वेश्चन टैग्स को अपने दिमाग में, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। मैं आपको क्वेश्चन टैग्स भी कराने वाली हूँ। ठीक है, नए साल में, क्योंकि एक दिन में आ ही रहा है नया साल, क्वेश्चन टैग, टेंस सब पढ़ा देंगे। ठीक है, यस स्वर, आपको कोई डाउट है बताइए। Ma'am, there was one question number 3, I suppose, which showed Okay. on slide, which Okay. was the largest building. हाँ, Will you, like on the slide, you said something else answer, but I suppose the answer is something else. Will you show that slide again? आपको क्या लगता है And see आंसर once में? and check that.
What do you feel the answer is? Ma'am, will you show? ओके, आपको स्लाइड्स मिल जाएगी, उसका आंसर वही था, ठीक है। स्टिल मैं आपको कर ही देती हूँ But शो। ma'am, या बोलो बोलो। no, ma'am, in the comprehension it was where it was written that it was for like it was that, so there it in question number 2 it तो आपको was इसमें that से written 2 that या 3 में कौन से वाले में डाउट है? 2 will you show question number 2, ma'am? ओके, देखिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am, this one. ओके, टेल मी। I think it is D option because in that comprehension in that slide only at the last it was written. ओके, लेट्स सी। आपको लगता है डी यानी कि 4th ऑप्शन होगा, ऐसा? Yes, ma'am. ओके, लेट्स सी। यहाँ पे ये पूछ रहा है बच्चों, विच ऑफ द एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। कौन सा इतना लंबा था कि वो 4 स्टोरी बिल्डिंग था? स्वरा को लग रहा है कि कोलोसस ऑफ रोड्स 4 स्टोरी बिल्डिंग जितना लंबा था। यहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ जियस। लेट्स सी कि क्या हो सकता है। शी माइट बी राइट, लेट्स सी, बिकॉज हमें एक साथ कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिखता है, सो हम कंफ्यूजन में गलत आंसर बता सकते हैं। Colossus of Rhodes. This is Colossus of Rhodes. The statue was tall as 4-story building. ऊपर वाली स्टैचू देखिए। The statue of Zeus was built in Olympia, Greece. This statue was built to honor Greek god Zeus. और यही स्टैचू जो थी वो 4-story building जितनी लंबी थी, ठीक है। अब इसके अलावा जो ग्रीक्स है उन्होंने एक और भी बिल्ड किया था, हेलियोस वाला, जिसको हम कोलोसस ऑफ रोड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन थी वो ऊपर वाले के लिए एप्लीकेबल थी, ठीक है। ओके, चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये वाला हो गया था, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए स्वरा। Is she the girl who, ये हो गया था, who हो गया था ना बच्चों? हाँ, ये वाला था, ये भी हो गया था। Yes, now this is the question. 12th, इसमें आइडेंटिफाई करके बताइए तो कि ये कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या ये डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंटेरोगेटिव है, बताइए। और आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया कि ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, मैम कहाँ से ले आई। कुछ चीजें, थोड़ी सी चीजें पढ़ाना बाकी है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इट इज मोर लाइक अ रिविजन। मैं आपको वैसे भी पढ़ा ही रही हूँ, एग्जाम से पहले तो आपको सब पढ़ा के भेजूंगी, फॉर दैट मैटर 5 तारीख तक आपको सब पढ़ा दूंगी, बट अभी मुझे आपको क्वेश्चंस भी बताने जरूरी है। सो क्या क्या लगता है, फटाफट बताओ। आपको 4 लगता है, बच्चों को 2 लगता है, बच्चों को 1 लगता है, आदर्श को 3 लगता है, स्वरा को नहीं बता रही है अभी वो, 1 लगता है। ओके, बच्चों को बहुत ही अलग अलग अतरंगी से आंसर लगते हैं। ओके, लेट्स सी। देखिए बच्चों, ये सबसे पहला तो 12th का होगा डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव मतलब मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट। अभी मेरे पास नोट नहीं है 10 रुपए का, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो मैं डिक्लेयर कर रही हूँ ना, मैं कुछ बता रही हूँ कि देखिए मोहन ने मुझे 10 रुपए का नोट दे दिया। अब आपको इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इंपेरेटिव में क्या होता है, जनरली इंस्ट्रक्शंस वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे कि पास मी द सॉल्ट, मूव आउट ऑफ माय वे, इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ करने को कह रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी तो पता ही है, आह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ठीक है। इंटेरोगेटिव, व्हाट इज दिस, ठीक है, गोइंग ऑन। तो इस टाइप के सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव तो पता ही है क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, वो जो एक पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगा देते हैं हम, जिसमें हम कोई इमोशन शेयर करते हैं, तो उस टाइप के एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इंपेरेटिव मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। डेक्लेरेटिव मतलब आप कुछ डिक्लेयर कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम गोइंग टू द पार्क, मैंने डिक्लेयर कर दिया। आपका बात थोड़ी पूछी है, हम, मैं पूछ थोड़ी रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ कि आई एम गोइंग टू द पार्क, डिक्लेरेटिव हो गया, ठीक है। और अगर आप ये बोले यू गो टू द पार्क, तो वो क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया। हम करेंगे इनको, बट अभी आप जल्दी जल्दी समझ भी लीजिए, ताकि आप एकदम इंटेलिजेंट और एकदम साइंटिस्ट आइंस्टाइन टाइप बच्चे हो जाए इंग्लिश में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका बता दो जरा मुझे, चूज द करेक्ट वर्ब।
इसमें आपको सही मेरे को वर्ब बताना है। द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट, the water dripping from the tap last night, the water dripped from the tap last night, the water dripped from the tap last night, the water will drip from the tap last night। एक हिंट आपको ये दे देती हूं कि लास्ट नाइट मतलब अब ये बात तो हो चुकी है, मतलब ये पास्ट टेंस में है। तो क्या आपको लग रहा है कि ड्रिप जो है, ड्रिपिंग पास्ट टेंस है, ड्रिप पास्ट टेंस है, विल ड्रिप पास्ट टेंस है, या ड्रिप पास्ट टेंस है? कौन सा पास्ट टेंस है इसमें से? बच्चों को लगता है 3, किसी को कुछ और भी लगता है? ओके, सबको 3 लग रहा है। ग्रेट। सो बच्चों आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ड्रिप, क्योंकि पास्ट टेंस है, ये तो समझ आ रहा है। ड्रिपिंग तो मतलब कि अभी भी हो रहा है, ड्रिप मतलब कि हमेशा होता रहता है, मतलब ऐसा मतलब नहीं है, बट आसान भाषा में तो जो मैं आपको बता रही हूँ वही मतलब। विल ड्रिप मतलब पिछली रात को वाटर ड्रिप होने वाला है, तो ये तो मतलब अगर आप ऐसा अपनी मम्मी को जाके बोलेंगे तो वो आपके एक बेलन का तो घुमा के दे ही सकती हैं, ठीक है। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। चलो आगे चलते हैं। ये बता दो जरा मुझे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इतनी टफ स्पेलिंग है, कौन सा बच्चा मुझे बता पाएगा कि भाई इसमें अपॉइंटमेंट की स्पेलिंग होती कौन सी है? और जब आप इतनी सारी स्पेलिंग देखोगे ना, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तब मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे खुद को पता नहीं चलता कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो एक बार अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, आप एक काम क्या करो, अपने पेपर में करेक्ट स्पेलिंग खुद के दिमाग में जो आपको अभी तक सही लगती थी वो लिख लिया करो, फिर उसको कंपेयर किया करो जो वहां पे क्वेश्चन पेपर में दी गई है, तो आपको जनरली सही उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चों को लगता है 4, साहिल को लगता है 2, स्वराज को लगता है 1, स्वरा को भी 4, और कोई अलग अतरंगी आंसर्स मिलेंगे मुझे? 2 लग रहा है अमरमणि को, 3 तो कोई बच्चा नहीं बता रहा है। चलिए आई थिंक 2 बता रहे हैं आर्यन, ठीक है, लेट्स सी। 14th का आंसर होगा बच्चों डी, अपॉइंटमेंट। सबसे पहले तो यह है अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट तो नहीं होता, आप मेरे बच्चे हो इंग्लिश में, ठीक है, अपॉइंटमेंट तो मत बोलना कभी, ठीक है। और यहाँ वाला जो है अपॉइंटमेंट, ये मैं समझ सकती हूँ कि डबल टी में कंफ्यूजन हो सकती है, सिंगल पी में हो सकती है, तो इसमें आपकी मैं मदद अभी नहीं कर सकती हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश को याद करेंगे तो आपको करेक्ट स्पेलिंग पता चल जाएगी। इसका ऑप्शन होगा 4th, यानी कि डी, अपॉइंटमेंट, ठीक है बच्चों। ये करेक्ट स्पेलिंग थी, इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइंड वर्ड है, लेट मी सी, देयर, यहाँ पे मोमेंटस जो है वो अंडरलाइंड है, ठीक है। देयर वॉज अ मोमेंटस मोमेंट इन द क्रिकेट मैच। तो एक मोमेंटस मोमेंट था क्रिकेट मैच में, ठीक है। तो इसका क्या होगा? मोमेंटस मतलब ऐसा होता है बच्चों की, मतलब एकदम जैसे धोनी ने वो वर्ल्ड कप जिताया था ना अपन को एक बार, बहुत ही ज्यादा खास और एकदम ऐतिहासिक टाइप का मौका, वो होता है मोमेंटस का मतलब। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से बता दो कि कौन सा करेक्ट होगा। कुछ बच्चों को लगता है 2, आर्यन को लगता है 1, 2 लगता है, साहिल को भी 2 लगता है, ऐसा वाला 2। तो ऐसा वाला 2 बच्चों मुझे मत दिखाओ, ठीक है, मुझे सीधा साधा वाला 2 दिखाओ। सब बच्चों को 2 लगता है। क्या आप इतने इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं? ओह माय गॉड, कल तो मुझे और पढ़ाई करके आनी पड़ेगी। आपने तो बिल्कुल मतलब सही बता दिया, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट मतलब कुछ खास, इनसिग्निफिकेंट मतलब आपने उसका मतलब ही उल्टा कर दिया, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट मतलब यार ये तो कोई खास बात नहीं है। सडन मतलब एकदम जो आकस्मिक हो जाए, मतलब एकदम से हो जाए। एब्रप्ट मतलब कि एकदम से खत्म हो जाना, ठीक है। और सडन मतलब सडन, जैसे हम बोलते हैं ना, सडन डेथ हो गई किसी की, ठीक है, एकदम से। तो ये सब तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। तो आप सब इंटेलिजेंट बच्चों ने इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता दिया है। चूज द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट। बताइए जरा मुझे अर्लियर का। अर्लियर मतलब जो चीज पहले हो गई है, तो अर्लियर का क्या ऑपोजिट हो सकता है बच्चों? ऑपोजिट बताना है, आप देख लीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को ऑपोजिट नहीं आता तो बच्चों इजीली आप इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली आप इसमें गलत ऑप्शन को हटा के सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आपको सही उत्तर आना भी जरूरी नहीं है। पर काफी सारे बच्चों ने 4 बताया, विनायक चौधरी 2 बता रहे हैं, अंशुमन 1 बता रहे हैं, और
Okay, 2, 4, 1 are the answers that we have got. अंश भी 1 बता रहे हैं. Let's see. Okay, let's see. देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अर्लियर का मतलब फॉर्मर हो सकता है, अर्लियर का मतलब प्रीवियस भी हो सकता है, पर आंसर 2 तो नहीं हो सकते. इसका मतलब फिर से देखिए, अरे इसमें तो अपोजिट पूछा था, उल्टा पूछा था. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना, दिस इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएस, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में. ठीक है, फॉर्मर मतलब पहले रह चुके हैं. दिस वाज द प्रीवियस चैप्टर मतलब पिछला चैप्टर. तो ये दोनों तो सेम हो गया. लैटर की स्पेलिंग ये तो नहीं होती है बच्चों. इसका मतलब क्या हुआ? ये स्पेलिंग गलत है. ये दोनों तो इसी का सिनोनिम है. आंसर लेटर हो गया. अगर आपको नहीं पता था तो भी इतना इजी था इसका आंसर तक पहुंचना. 4 है इसका आंसर. चलिए, अब ये इतना टफ वाला क्वेश्चन बता दीजिए मुझे. चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ जाइगैंटिक. ठीक है, अच्छा, जाइगैंटिक आपको जिराफ और डायनासोर जैसा नहीं लग रहा? चलो अब बता दो, मैंने तो आपको हिंट भी दे दी है इसकी. क्या ये वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा होगा? क्या ये बहुत अच्छा होगा? या ये बहुत बुरा होगा? या ये बहुत बड़ा होगा? सब बच्चों को लगता है 4. ओ माय गॉड बच्चों, मुझे तो अभी, अच्छा शानवी को 1 लगता है. ओके, शानवी को वेरी स्मॉल लग रहा है. और किसी को कुछ लग रहा है? लेट्स सी. चलिए देखिए इसका आंसर. तो शानवी को लग रहा है वेरी स्मॉल. इसका वेरी स्मॉल नहीं होगा, इसका होगा जाइगैंटिक. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप 2 इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें हटा सकते हैं. कैसे? कि देखो, या तो ये बहुत छोटा होगा या ये बहुत बड़ा होगा. ठीक है, या ये बहुत अच्छा होगा या ये बहुत बुरा होगा. ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई. यानी कि अच्छा बुरा कुछ एक जैसा हो गया और बड़ा छोटा कुछ एक जैसा हो गया. जब आपको ये लग गया कि ये साइज से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि इसमें से ये 2 ऑप्शंस इनकरेक्ट है. अब अगर आपको नहीं आता तो भी आप तुक्का लगा सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप 4 में से 2 को भी हटा दें और 2 में से तुक्का लगाने की कोशिश करें तो भी आप सही उत्तर तक पहुंचने की 50% प्रोबेबिलिटी रखेंगे. बाकी जाइगैंटिक मतलब कुछ बहुत बड़ा होता है. इसका ऑप्शन बी है. ठीक है, देयर वाज अ जाइगैंटिक केक मतलब बहुत ही बड़ा केक था. ठीक है, तो देखिए इसका डी ऑप्शन होगा. चलिए अब इसका देख लेते हैं. चूज द करेक्ट एडजेक्टिव. येस्टरडे वाज द डैश डे ऑफ आवर ट्रिप. ठीक है, तो येस्टरडे वाज, मैम को तो आता नहीं तो मैम तो पढ़ के समझेगी. येस्टरडे वाज द मोस्ट वर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप. ठीक ठाक सा लग रहा है, देखते हैं. येस्टरडे वाज द मोर वर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप. ओके, yesterday was the worst day of our trip. ठीक है, yesterday was the worser day of our trip. ठीक है, तो इसका कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा मुझे आंसर बताएगा? बच्चों को 1 लग रहा है, 3 लग रहा है, विनायक चौधरी को 3, अंश को 1, सृजन को 3, पृथ्वीराज को 3, समर्थ को 3, आर्यन सोच रही हैं, परीक्षित को 1 और 3 दोनों सडनली, रोमाना को 1, साहिल भी 1 और 2 में कंफ्यूज्ड है. चलो कोई बात नहीं, काफी सारे आंसर्स है, हम इसका देख लेते हैं. तो बच्चों देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, इसमें कोई 2 राय नहीं है. ठीक है, पर इसका आंसर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, वर्स्ट होगा. येस्टरडे वाज द वर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप. और अगर आप ये सोचोगे कॉमन, क्योंकि आपको बहुत मुश्किल नहीं देंगे वो. ठीक है, अगर आप बोलोगे तो आपने बहुत बार कॉमनली आपकी टीचर को क्लास में बोलते हुए सुना होगा, ही इज द वर्स्ट बॉय. ठीक है, या फिर इस तरह की चीजें. ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं बोला होगा मोस्ट वर्स्ट. देखिए वर्स्ट का मतलब ही होता है कि सबसे बुरा. ठीक है, उसमें बहुत सबसे बुरा सेंस, बहुत सबसे बुरा है ये, ऐसा नहीं होता ना. मोर वर्स्ट मतलब कि सबसे बुरे से ज्यादा बुरा, ये भी सेंसिबल नहीं है. तो सबसे बुरा वर्स्ट. वर्सर मतलब उससे बहुत, मतलब ये सबसे बुरा है उससे बहुत बुरा. वर्सर क्या होता है? जैसे गुड का बेटर होता है ना, मतलब इससे ज्यादा बुरा. तो यहाँ पे बैठ नहीं रहा है. येस्टरडे यानी कि कल जो है वो सबसे बुरा दिन था, वर्स्ट. अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूजन हो ना, तब आप क्या करना, आपने आज तक जो इंग्लिश सुनी है लोगों को बोलते हुए, ठीक है,
वो वाला अप्लाई करने की कोशिश करना। तो आपने वर्स्ट वाला तो बहुत सुना होगा, ठीक है, तो इसके लिए आप सही हो जाएंगे। यस साहिल बताइए क्या सवाल जान मैम बताइए। इसमें तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगा ना? ये हम पढ़ेंगे अपने नए साल में, पर अभी हम एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। आप इसका करेक्ट आंसर क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। मैम मुझे लग रहा है मैम ये सुपरलेटिव में तो मैम मोस्ट लग जाता है ना, मोस्ट वर्स्ट ऑफ पर्टी। पर वर्स्ट का मतलब भी तो समझिए आप, है ना। यहाँ पे अगर कोई साधारण शब्द होता तो अलग आंसर आता, बट यहाँ पे ऑलरेडी बोला कि सबसे बुरा। अब सबसे बुरे से ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता ना कुछ, इसके लिए आपको ऐसे में सिंपल कॉमन सेंस के साथ स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं बहुत दिमाग भी लगा देंगे ना बच्चों। जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि जैसे कभी कभी क्या होता है, अपन को लगता है यार इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते सैनिक स्कूल वाले। अब हम अपनी क्या लगाते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि ये बाकी बच्चे गलत करके आएंगे, मैं सही करके आऊंगा। उसमें अपन कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन को टिक कराते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे तो ये होगा वर्स्ट, ठीक है। कुछ चीजें देखिए कंफ्यूजिंग होती है, इंग्लिश में यही एक ड्रॉबैक रहता है, ठीक है, कि हो सकता है 2 ऑप्शन कुछ आसपास करेक्ट से लग सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा सा, मैं आपको बोलूंगी हमेशा कॉमन सेंस के साथ जाइएगा बच्चों, रीजनिंग के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। कॉमन सेंस आपको फेल नहीं करेगी। और अगर सैनिक स्कूल जैसा एग्जाम है ना, तो वो आपकी कॉमन सेंस को चेक करने के लिए भी ऐसे देंगे आपको आंसर्स, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि क्या यहाँ नॉर्मल दिमाग लगाना है या ज्यादा दिमाग लगाना है, तो आप नॉर्मल दिमाग लगा के कॉमन सेंस के साथ स्टिक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ कॉबलर इज अ पर्सन हु। एक कॉबलर जो है वो कौन सा पर्सन होता है? क्या वो टैप्स को यानी कि नल को रिपेयर करता है, या फिर वो कपड़ों को ठीक करके देता है, या फिर वो बल्ब को मेंड करता है यानी कि बल्ब को ठीक करता है, या फिर वो हमारे जूतों को रिपेयर करता है? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? सब बच्चों को, काफी सारे बच्चों को फोर्थ लगता है, ठीक है। तो वेरी गुड, इसका आंसर ऑब्वियसली फोर्थ है। कॉबलर बच्चों मोची को कहते हैं, मोची जूतों को रिपेयर करता है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल पेपर आया है, आप 50 on 50 ला सकते थे, 45 अबव तो आ ही जाएंगे बच्चों इजीली, ठीक है। चूज द ऑपोजिट ऑफ लिटरेट। तो बच्चों एक होता है लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा, एक होता है इलिटरेट, अनलिटरेट, डीलिटरेट, मिसलिटरेट, ठीक है। तो इसका क्या लगता है आपको आंसर में? 1 लगता है बच्चों को, 2 लगता है, 1 और 2 लगता है बच्चों को। ओके ग्रेट। तो बच्चों आप 50-50 है 1 और 2 में। इसका होता है इलिटरेट, ठीक है। अनलिटरेट जैसा शब्द नहीं होता है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, अनलिटरेट जैसा शब्द नहीं होता है, इलिटरेट होता है वो। चलिए अब इसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ये आप प्रैक्टिस से आएगा इंग्लिश की, ठीक है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आप इसमें से जरा सबसे सटीक उत्तर चूज करके बताइए ऑप्शन। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर। मेरे सारे दोस्त अच्छे स्वभाव के हैं। एज दे से, जैसे कि वो कहा जाता है ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर, ठीक है। तो अब आप इसमें फिट करके देखिए, बर्ड्स ऑफ अ फेदर विंग टुगेदर, यानी कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर जो है, फेदर तो पंख को एक उसको कहते हैं जो पंख होता है, तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर पंख पंख टुगेदर, विंग का पंख पंख हो जाएगा। क्लिक टुगेदर, क्लिक होता है ना, अपन ने क्लिक किया किसी चीज पे, क्लिक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर क्लिक, मजा तो नहीं आ रहा है, फ्लॉक पता नहीं क्या होता है। ग्रुप टुगेदर, बर्ड्स होती है वो ग्रुप करती है क्या टुगेदर। तो क्या लगता है आपको इसका? कुछ बच्चों को 2 लगता है, कुछ बच्चों को 3 लगता है। परीक्षित आपको क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट है? ओके ओके, 3 लगता है बच्चों को, और साहिल को 2 लगता है, और 3 लगता है बाकी बच्चों को। प्रियम को 1 भी लगता है। समर्थ को डाउट है आपको? समर्थ, समर्थ डाउट है आपको?
डाउट है आपको? ओके, बताइए क्या डाउट है, पूछिए। ठीक है बच्चों, मैंने फ्लॉक का मतलब क्या होता है? फ्लॉक का मतलब वो होता है जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है, यानी कि पक्षियों के झुंड को कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों जहां पे ऐसा कुछ आ जाए ना टिपिकल सा, वहां पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर टुगेदर, ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर है डैश टुगेदर, तो टुगेदर मतलब कुछ साथ में होगा, कुछ कलेक्टिवनेस वाली फील आ रही है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लॉक टुगेदर होगा, विंग टुगेदर पंख तो नहीं होता है, तो और क्लिक टुगेदर भी नहीं सही बैठ रहा है, ग्रुप टुगेदर पर पक्षियों के पंख ग्रुप टुगेदर हो जाएंगे, ये भी सटीक नहीं बैठ रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, बाकी आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। इसमें आपको एडवर्ब बताना है, ठीक है, यानी कि जो वर्ब की विशेषता बता दें, द डॉक्टर विल सी यू लेटर, ठीक है, तो क्या होगा इसका? अभी विनायक और साहिल और स्वरा ने 1 बताया है, अंशुमन बेहरा ने, विनायक चौधरी ने भी 1 बताया है, सौम्य ने भी 1 बताया है, आर्यन ने 1, समर्थ ने 1, ओके, सृजन ने 1, पृथ्वीराज ने 1, ग्रेट ग्रेट, अब सब बच्चों ने बताया है, ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका आंसर लेटर होगा, ठीक है। क्यों होगा मैम? क्योंकि देखिए द डॉक्टर विल सी यू लेटर, सी क्या है, विल सी क्या है, एक वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बताए, कब देखेगा, लेटर, बाद में देखेगा, ठीक है, तो लेटर जो हो गया वो एक एडवर्ब हो गया। हम इसको भी मैं फटाफट आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है, 1 से 5 के बीच में। चूज द इनकरेक्ट पेयर, इसको तो हमने पढ़ा था, ये तो बहुत सिंपल है, बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। बच्चों को 4 लगता है, बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए बच्चों। आदर्श आपका आंसर हमें दिख नहीं रहा है, आपने फिंगर्स को ऐसे ऊपर कर दिया है। चलिए कैमरा के सामने लिखिए। चलिए अंश आप भी बताइए, आपको भी आता है, याद कीजिए क्या लगता है आपको इसमें से सही होगा। सब बच्चों को आता है बच्चों सही उत्तर। चलिए 4, ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 4 होगा। क्यों? नाइफ का नाइव्स होता है, मैंने आपको नाउन में अच्छे से पढ़ाया था ये, है ना, और एग्जाम्पल सारे ये वाले सॉल्व कराए थे। देखिए सैनिक स्कूल में आया हुआ है, आपको मैंने बताया था कि डियर, शीप, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। फिश, है ना, माउस का एक्चुअली माइस होता है, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि मेल चूहे को माउस कहते हैं और फीमेल चूहे को माइस कहते हैं, ठीक है, एक्चुअली प्लूरल चूहों को माइस कहते हैं, इसलिए माउसेस नहीं होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सीइंग द वुंडेड बर्ड, घायल पक्षी को देखकर शी डैश हर मॉम, ठीक है, उसने अपनी मम्मी को बुलाया, तो शी वॉज कॉलिंग हर मॉम होगा, कॉल्ड हर मॉम होगा, कॉल हर मॉम होगा, कॉलिंग हर मॉम होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? साहिल आप अपना आंसर थोड़ा अच्छे से बताइए, समझ नहीं आ रहा है। 2 लगता है बच्चों को, शानवी को 2, अंश को 2, स्वरा को 2, सौम्य सोच रहे हैं, अमरमणि को 2, आदर्श को 2, विनायक चौधरी को 2, अंशुमन को 2, साहिल को 2, रुमाना को 2, क्रिस्टी 2, विनायक 2, परीक्षित 2, आर्यन 2, समर्थ 2, एवरीबडी 2, पृथ्वीराजन, सृजन 2, वेरी गुड। तो लेट्स सी, इसका तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बता दिया है हमें, कॉल्ड हर मॉम, क्योंकि वुंडेड ऑलरेडी पास्ट टेंस में दे रखा है, कॉल्ड हर मदर, ठीक है, तो घायल पक्षी को देख के बुलाया, ठीक है, वॉज कॉलिंग मतलब वुंडेड पास्ट टेंस में दे रखा है ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पास्ट टेंस में ही इसका जो है वो वर्ब आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। 5th बता दीजिए, ये 2 बार मुझे लगता है गलती से प्रिंट हो गया है, यस 2 बार प्रिंट हो गया है। चलिए ये कंजंक्शन बता दीजिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जो 2 सेंटेंसेस को जोड़े। मंजीत कैन नॉट ड्राइव, ठीक है, डैश हैज अ लाइसेंस, मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता, उसके पास एक लाइसेंस है, ठीक है, तो इसका क्या बच्चों को लगता है बताइए? Shanvi, you don't need to worry and you don't need to chew your nails. Okay? चलिए
1 लगता है आर्यन को, परीक्षित को 2, काफी सारे 4 भी लगता है समर्थ को। अच्छा, बच्चों के अलग अलग आंसर्स हैं इसमें, ठीक है, ओके ग्रेट। तो बच्चों इसका आंसर होगा सी, यानी कि ऑल्दो। ठीक है, 2 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, बट जैसा कि मैंने बोला यही इंग्लिश का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, एकदम आपको सटीक वाला आंसर देना है कि दोनों में से भी कौन सा। देखिए ऑल्दो का क्या मतलब होता है, मंजीत कैनॉट ड्राइव, मंजीत गाड़ी नहीं चला सकता जबकि उसके पास एक लाइसेंस है। ऑल्दो ही हैज अ लाइसेंस, यहाँ पे ऑल्दो है वो मोस्ट करेक्ट ऑफ ऑल है। ठीक है, अब हम जो है कल करेंगे 2021 का, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली या 21 और 20 का करेंगे, या तो हम 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या फिर 2 क्वेश्चन पेपर और 1 टॉपिक करेंगे। तो जैसा भी होगा आई विल टेल यू। कल सुबह जो है 8 बजे आपकी क्लास होगी। यस विनायक, आपको क्या डाउट है बताइए। मैम सुबह 8 बजे कौन सी क्लास होगी? इंग्लिश की, ठीक है, ओके मैम। ओके। तो बच्चों जैसा कि आज आपने, शानवी को भी डाउट है, फटाफट पूछिए। आर्यन आपको भी डाउट है? फिर जीके की क्लास फिर सुबह पे सारी क्लास होगी? सुबह 8 बजे से पहले आपकी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है, और बाकी मैथ्स की क्लास उसके बाद होगी। जीके की क्लास का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बच्चों, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है तो रिकॉर्डेड होगी या कैसे होगी वो आपको कल ही पता चलेगा। ठीक है, आपको आपके ग्रुप जो है ना आपका, उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप अपने ग्रुप से जुड़े रहा करो, वहां पे आपको बता दिया जाता है किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी। यस आर्यन, फटाफट अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा मुझे टाटा किए बिना नहीं जाएगा, मुझे नींद नहीं आती है टाटा के बिना, ठीक है, तो आप 2 मिनट वेट कीजिए। आर्यन का वीडियो ऑफ हो गया है। आर्यन आपको क्या डाउट था? मैम मुझे अपने एक स्किल बतानी थी। आपको स्किल बतानी थी? विश्वजीत आ रहे हैं आपके पास, क्या स्किल बतानी थी बताइए। मैम जब मैं किसी ड्राइंग को बनाता हूँ ना मैम, तो उसी की तरह वैसी वो ड्राइंग दिखती है। ओके, मतलब आप काफी सटीक ड्राइंग बना देते हैं ऐसा? यस मैम, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ी सी चेंज। रियली? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें दिखा सकते हैं और आप हमें हमारे ग्रुप पे जो ऑफिस वाला नंबर है 7710 वाला, उस पे भेज सकते हैं, या वो दूसरा वाला जो नंबर है जिसपे कस्टमर केयर है उस पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर पे भेज सकते हैं आप, ठीक है। और हमें पृथ्वीराज ने और स्वराज ने और शायद विनायक ने भी हमें वीडियो भेजा था अपना। विनायक कहाँ गए? विनायक ये रे, विनायक आपने भी भेजा था ना, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो आप तीनों का वीडियो नए साल के अंदर यूट्यूब चैनल पे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, छोटे छोटे क्लिपिंग्स जाएंगे। तो आप बाकी के बच्चे भी जो है वो प्यारा प्यारा सा हमें द स्पीडी ब्रेन्स के बारे में वीडियो बना के भेज दीजिए। हम नए साल में जो है वो चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल पे आपको डालें, आपके बारे में डालें, आप जो बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर आप 7 तारीख के बाद हमारे से दूर हो जाएंगे, जिसका ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, तो वो एक याद बन के भी आप हमारे साथ रहेंगे। इसलिए सभी बच्चे छोटा छोटा जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका मन है कहने के लिए, तो द स्पीडी ब्रेन्स के बारे में आपको जो भी बातें करनी है वो आप बना के, यस विनायक चौधरी, वो आप डालिएगा। आपने भी दिया था हमें। मैम इंग्लिश की क्लास सुबह 8 बजे लगेगी, yes. मैथ्स की क्लास भी सुबह लगेगी कि वो शाम को लगेगी? नहीं नहीं, वो भी मैथ्स की क्लास इंग्लिश के बाद लगेगी, कल शाम फ्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। कल सुबह होगी तो आप रेडी रहिएगा रात को, ठीक है बच्चों। सो सृजन अपनी ट्रॉफी दिखा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। शानवी अपनी ड्राइंग दिखा रही है, वेरी नाइस। तो अमरमणि आपको डाउट है? सोते सोते अमर, इसको कहते हैं थग लाइफ, बॉस लाइफ। अमरमणि अपना डाउट पूछेंगे, वो भी सोते सोते। यस अमरमणि बताइए, रात के 10:30 बज गए हैं। मैम क्लास कितने बजे? मैम मैथ की क्लास कितने से स्टार्ट होगी? मैथ्स की क्लास 11 से 12 के आसपास स्टार्ट होगी, या तो 12 बजे स्टार्ट होगी, या आपको बता दिया जाएगा बच्चों कल ग्रुप में सुबह, ठीक है। कल 9 बजे के करीब आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा।
यस सृजन बताइए क्या डाउट है, फटाफट बता दीजिए। वाह आर्यन बहुत खूबसूरत है। हाँ आपकी आवाज कम आ रही। मैम मुझे डाउट नहीं है, बस बताना था ये ट्रॉफी स्पोर्ट्स में मिली है मुझे। ओके क्रिकेट में इंटर स्कूल सीरीज जीता था। कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। रुमाना भी अपना कुछ आर्ट दिखा रही हैं। देखिए बच्चों ये सब आपके दोस्त हैं, ठीक है, और हमें एक कलेक्टिवनेस की, एक बॉन्डहॉर्मी की और एक आपस में टुगेदरनेस की फील को जीना भी, एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, और बहुत सोशल होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सैनिक स्कूल में जा रहे हैं तो ये क्वालिटी तो आपको मतलब बिल्कुल आनी चाहिए, एकदम सोशली यू शुड बी ऑकवर्ड एट ऑल। पृथ्वीराज ऑल्सो गॉट हिज ट्रॉफी। ओके ग्रेट, आर्यन इज शोइंग हिज ड्राइंग। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। हम आपके, यस विश्वजीत, हम सो सॉरी आपका डाउट रह गया, बताइए। क्लास कितने बजे खत्म होगी? कल आपकी क्लासेस 3 PM के अराउंड खत्म हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगी। सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक जो भी क्लासेस होनी होगी हो जाएगी, ठीक है। तो कल 3 बजे से आप अपने नए साल के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। तो आप कल एक मूवी जरूर देखिएगा, थोड़ा एंजॉय करना भी तो जरूरी है ना बच्चों। विनायक एक और डाउट ले आए हैं, बताइए विनायक आपको क्या जानकारी चाहिए। मैम न्यू ईयर के 1 जनवरी को छुट्टी है क्या? नहीं छुट्टी नहीं है, कुछ तो क्लास होगी, ठीक है। ओके वेरी गुड आर्यन, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अच्छा ड्रॉ करते हैं। आपको अपना करियर में इसको जारी रखना चाहिए और इसमें कोई डिग्री भी जरूर ले लेनी चाहिए आर्यन, क्योंकि अगर आप डिग्री लेंगे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली क्लास भी जल्दी लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लासेस ऑलरेडी 4 PM से रात के 10-11 बजे तक चलती है। बच्चों का स्कूल भी होता है तो उनको टाइम कम मिल रहा है, ठीक है। बट वी विल श्योरली हैव वन क्लास। से नो टू द यूज ऑफ प्लास्टिक। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों आर्यन हम आपकी ड्राइंग्स को और देखेंगे बाद में। अभी हम आज का सफर, आज की क्लास को करते हैं खत्म। आयुष्मान शर्मा अपना भी चेहरा दिखा दीजिए। शानवी आपको क्या डाउट है बताइए, फटाफट बताइए। यस शानवी बताइए। वेरी गुड पृथ्वीराज, बताइए शानवी। मैम बोलिए। आपको पता मैं सबसे लेट कब उठी थी? क्या कह रहे हो आप? मैम उसका टाइम है 9:30। किसका 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 टाइम है 9:30? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही शानवी, किसका टाइम है? मैम मैंने बोला जो सबसे लेट उठने का जो मेरा टाइम था वो 10 से लेकर 9:30 I'm तक so sorry बच्चों, बट अब आपको सैनिक स्कूल में जाना है, वहां पे पता है आपको 5 बजे, 4:45 बजे उठा देंगे, ठीक है। तो ये तो आप अच्छे से जो है वो सीख लीजिए। और हम अभी पृथ्वीराज आपको क्या बात करनी है? अभी देखिए बच्चे मेरे को जो है सबको नीनी आ रही है, फटाफट बताइए क्या बात करनी है। मैं तो 7 बजे उठता हूँ, मैं कैसे करूँगा? 7 बजे उठते हैं तो 8 बजे कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप सब बच्चे कल सुबह मुझसे 8 बजे नाश्ता करके मिलिएगा। यस अमरमणि फटाफट बता दीजिए क्या बात है। मैम हम 6 बजे उठ जाते हैं। वेरी गुड।